एक क्या बन जाएगी बेटा, रेक्टेंगल बन जाएगी, है ना। ये जो रेक्टेंगल है, ओके, ओ क्यू डैश एक रेक्टेंगल बन जाएगी। एक तो रेक्टेंगल तो चलो मैंने आपको ऐसे बताया, लेकिन पता चलेगा ना कोई एंगल 90 डिग्री का है। ओके, Yes, sir. so therefore what is the area covered by this object? This area OPQ is very small, and I am writing it delta A vector is equal to R vector cross delta R vector, ओके, इसका हाफ। R क्रॉस R क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया, लेकिन उसका हाफ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया, ओके। So therefore we know velocity is equal to what? Velocity is equal to distance upon time. So therefore distance is equal to what? That is equal to velocity into time. Here distance covered by or displacement covered by the object is delta r vector, and velocity is v vector, and time is very small, delta t vector. So replace delta r by this. So therefore delta a vector is equal to, इसको बोलते हैं बेटे एरिया वेक्टर, is equal to 1 by 2 into r vector cross v vector into delta t. Let this is equation number 1. Dividing both sides by delta t, what we will get? Delta a divided by delta t is equal to 1 by 2 into r vector cross v vector into delta t divided by delta t. डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया बेटा जी, बोलो। कैंसल। ओके, सो देयरफॉर हमारे पास रह गया बेटा डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर is equal to 1 by 2 into r vector cross v vector. Okay, let this equation number 2 multiplying and dividing right hand side of 2 by m. तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा जी, बोलना डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर इज इक्वल टू 1 by 2 into r vector क्रॉस m वेक्टर, सॉरी m नहीं वेक्टर होता है, m अपॉन m मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाय m। सो ये आ गया बेटा मेरे पास 1 by 2 into r वेक्टर, ओके, 1 by 2 m बेटे, 2 m को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूं, ओके, नीचे डिनोमिनेटर से r वेक्टर क्रॉस व्हाट इज मास इनटू वेलोसिटी बेटा जी, Momentum. p वेक्टर, ओके। से आ गया बेटा आपके पास p वेक्टर। और अभी हमने थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले पढ़ा हमने r क्रॉस p क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। सो देयरफॉर ये आ गया बेटे मेरे पास 1 by 2m into एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L वेक्टर, ओके ओके। यस सर। तो देखो बेटा बड़े ध्यान से देखना, मेरे पास ये आ गया व्हाट, डेल्टा ए, रिजल्ट आ गया इसका, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एल वेक्टर अपॉन 2m, ओके। अब ये जो क्वांटिटी है ना डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इसको बोल देते हैं हम एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी मींस द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग दिस मच एरिया with velocity v, okay. So aerial velocity is equal to what, that is equal to L vector upon 2m, okay. अब देखना बेटे बड़े ध्यान से, देखो इधर मैं आपको कितना पता चल गया आपको, यस Yes, sir. चलो अब देखो बेटा इधर, अब ले ये मान लो here is your earth and here is moon. Earth is rotating about the moon or moon is rotating about the earth? Moon is rotating. Okay, but फोर्स दोनों ने इक्वल लगाई है ना, ग्रेविटी की फोर्स दोनों की इक्वल होती है, ओके। अच्छा देखो बेटा, नाउ मून इज रोटेटिंग अबाउट द अर्थ, तो अर्थ को सॉरी मून को रोटेट करने के लिए जो फोर्स लगाई है वो केवल एक फोर्स है, कौन सी फोर्स है, वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स।
अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो मून है ये आपके चारों तरफ घूम रहा है ना, ओके। Yes, sir. तो इसका मतलब जब ये चारों तरफ जा रहा है तो देखो, जैसे मैंने पीछे बताया आपको, हर एक जो सर्कल होता है वो छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से बनता है, और एक स्ट्रेट लाइन को अगर मैं जोड़ू तो टेंजेंट बन जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, और जिस इस प्लैनेट ने या मून ने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है स्पेक्टर, उन दोनों में एंगल कितना हो गया, बोलो बेटा। 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हुआ, आपने मून को घुमाने के लिए काम कितना किया, आपको होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इट इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0. 0 तो अर्थ ने कितना Zero. वर्क किया, 0 मीन मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, इसके ऊपर जो है, ठीक है, इन तीनों दो ये सिस्टम है, अर्थ और मून का सिस्टम है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, ठीक है, ओनली इंडिविजुअल फोर्स है, ओके, सिस्टम की अपनी फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रही है। और क्योंकि इस फोर्स के कारण मून जो है वो रोटेट कर रहा है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं टॉर्क, है ना। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है, if no external torque acts on the system, then the total angular momentum of the system remains constant. तो देखो बेटा, एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं लगी है, इंटरनल फोर्स है, मून और अर्थ का एक सिस्टम है, अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगाई है ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमने देखा उसके कारण वर्क कितना हुआ, 0, and no external torque is acting on this system, so therefore angular momentum L vector is what, बोलो बेटा, Constant. L vector is constant, so therefore L vector is constant, और जो पार्टिकल घूम रहा है उसका मास भी क्या है, Constant. mass of the particle is also constant, delta t, okay. So therefore aerial velocity of the planet or this particle, that is equal to delta a upon delta t, L constant हो गया, 2 already constant होगा, M भी constant है, is what, that is equal to constant, that is equal to what, constant. ये बेटा किसका लॉ है, दिस इज केपलर सेकंड लॉ, आपने 9th में पढ़ा हुआ, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो हमारे पास हियर इज योर सन एंड अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट द सन, ओके। मान लो किसी दिन जो अर्थ है यहाँ पे एट पॉइंट ए, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर, और दिस इज द लाइन व्हिच जॉइन द अर्थ फ्रॉम द सन एट पॉइंट ए। एक मंथ के बाद या 1 वीक के बाद अर्थ यहाँ पहुंच जाती है जाके, ओके, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर, और द लाइन ए से लेके बी पे पहुंच जाती है, ओके। फिर हम दिसंबर मंथ में या मार्च 20 उसमें 21 में देख रहे हैं भाई, अर्थ जो है एक दिन यहाँ पे थी, पॉइंट नाम ले लिया ए डैश। अब जितने दिन में अर्थ ए से लेके बी तक गई, उतने दिन में हमने देखा भाई अर्थ जो बी डैश पे पहुंच गई है, तो ये आ गई लाइन, ओके। यहाँ पे जो टाइम है डेल्टा टी, वो उतना ही है जितना ये टाइम लिया इसने, डेल्टा टी। तो केपलर का सेकंड लॉ बोलता है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट फ्रॉम द सन, द लाइन, देखो झाड़ू मारने को बोलते हैं स्वीप, है ना, स्वीप, द लाइन व्हिच जॉइन द प्लैनेट फ्रॉम द सन दैट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो मेरे कहने का मतलब ये जो एरिया बेटे कौन सा, A1 एरिया, दैट इज इक्वल टू ASB इज इक्वल टू एरिया 2, दैट इज इक्वल टू A डैश SB डैश। एक अब इक्वल होगा, बोलो शाबाश, अगर दोनों का टाइम क्या हो गया, इक्वल टाइम होगा, ओके। सो देयरफॉर द लाइन, उसने नाम दिए थे 3 लॉ दिए थे उसने, फर्स्ट लॉ दिया था उसने लॉ ऑफ ऑर्बिट दिया था, सेकंड दिया था उसने लॉ ऑफ एरिया, ओके। अच्छा, तो इसमें कह रहा है द लाइन व्हिच जॉइन द प्लैनेट फ्रॉम द सन दैट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और
aerial velocity of a planet in a given time is always constant, is always constant. ओके बेटा, तो यहाँ पे Yes, जो sir. यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकली हमने अंडरस्टैंड किया, एरियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यही तो हमें कैपलर भी बताता था, एरियल वेलोसिटी जो होती है किसकी, प्लैनेट की गिवन टाइम में, वो क्या होती है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एनी डाउट बेटा जी? यस स्टूडेंट्स, बेटा बोल दो यार कल भी। No, sir. ओके गुरप्रीत बेटे जवाब दे दिया कर, बाकी तो बोलते नहीं यार, लड़की तो बोलती बिल्कुल नहीं। यास्मीन बैठी है यहाँ पे? ठीक है सर। यास्मीन यस सर। कुछ बोल दूं मैं? नहीं 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 बोलूंगा, चलो कोई नहीं। हाँ बेटा देखो, अब अपने बुक के ऊपर देखो, न्यूमेरिकल है। Find the torque of a force 7I cap plus 3J cap minus 5K cap. Force is given, F vector is given 7I cap plus 3J cap minus 5K cap. About the origin, origin के about force लगी है। This force acts on a particle whose position vector is I cap minus J cap plus K cap. तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है R, that is equal to I cap minus J cap plus K cap. Okay, plus K cap. Yes. So find the torque. तो we know torque is होता है कितना बेटा, प्रोसॉस torque vector is equal to R vector cross F vector. तो इसको हम क्या कर देते हैं, therefore R vector cross F vector is equal to, डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं मैं ना, कितना आता है प्रोसॉस, आई कैप, यहाँ पे क्या आएगा जे कैप, और यहाँ पे क्या आएगा के कैप। तो फर्स्ट आर का, इसका कोएफिशिएंट आई का कितना है यहाँ पे 1, 1. पहले आर है ना, तो आर का आएगा 1, फिर जे का कितना है -1, के का कितना है -1. और इसका फोर्स का आई कंपोनेंट कितना है 7. कोएफिशिएंट 7, और आगे जे का 3 और के का -5। -5. हाँ सो देखो बेटे, सो देयरफॉर टॉर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, इस बात है, ये आ गया हमारे पास आई। फिर बेटे देखो, अगर प्लस लेना हो तो मैं बताता हूँ आपको, मैं जे माइनस ले रहा हूँ, ओके, माइनस आ गया जे, ओके, प्लस के, ओके। सो देखो के वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो ये आ गया बेटे, देखो आई की टर्म निकालनी है तो कितना आ गया बोलो शाबाश, दिस इनटू दिस कितना आ गया 5 माइनस दिस इनटू दिस 3। आगे देखो माइनस आ लिया मैंने ना, तो मैं कोई ऐसे रखूंगा इसको, तो ये आ गया कितना, दिस इनटू दिस कितना आ गया -5 माइनस 7 इनटू 1 कितना आ गया -7 जे प्लस, अब के का टर्म लेनी तो कितना आ गया 1 इनटू 3 माइनस दिस इनटू दिस, तो माइनस ऑलरेडी दिया, माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो आ गया हमारे पास कितना आ गया बेटे 2I कैप, माइनस ऑपरेट करो अंदर प्लस हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू प्लस 12 प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप। तो दिस इज द टॉर्क, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप। ओके बेटा जी, Yes, sir. अब देखो Yes, एक और देखो, लिसन, इसको बड़े ध्यान से देखना आपने। एक ना देखो हमने किया था कि हमारे पास मान लो एक वेक्टर ए है डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू हमने ले ली कितनी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, डॉट बी वेक्टर कितना आएगा बेटा बोलना शाबाश, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, तो देखो जब हमने इसका ना डॉट प्रोडक्ट किया था, तो डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है हमारे पास एक्चुअली,
जो यूनिट वेक्टर होता है आई हो या जे हो या के है ना, अगर तो आई डॉट आई हो तो आएगा मेरे पास कितना गुणा सामस बेटा जी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 इनटू अगले आई का भी कितना है 1 इनटू गुणा सामस एंगल साइन ऑफ द एंगल सॉरी कॉस ऑफ द एंगल, तो कॉस दोनों के बीच में एंगल कितना आई और आई में 90 डिग्री। जीरो यार, जीरो 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 जीरो। तो cos जीरो कितना होता है 1, तो इसका मतलब 1, तो इस मेरे कहने का मतलब यहाँ पे होता क्या है आई डॉट आई क्या होता है वो बस 1, k डॉट k 1 और k डॉट k क्या होता है 1 है ना, और बाकी जो भी हो आई डॉट j डॉट k डॉट k इनके बीच में एंगल 90 आता है, किन्हीं दो के बीच में तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बोलो जीरो जीरो है ना। 0 अच्छा अब देखना बड़े ध्यान से देखना बेटा, अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ये जो पीछे किया ना हमने क्रॉस प्रोडक्ट जैसे आर और एफ में, वो तो था डिटरमिनेंट मेथड। अब सपोज करो इसी के बीच में मैं क्रॉस लगा देता हूँ, डॉट की जगह क्रॉस, फिर क्या आएगा देखना बड़े ध्यान से इसको ना, फिर आएगा आपके पास क्या आएगा ए एक्स बी एक्स, ओके आई डॉ आई क्रॉस आई, पहले ए से आप किसको करेंगे एक्स को करेंगे, बी एक्स को, फिर बी वाई को, फिर बी जेड को है ना, फिर आगे चल के आप ए वाई से बी एक्स को करेंगे, फिर बी वाई को करेंगे, फिर बी जेड को करेंगे, फिर आप ए से जेड से बी एक्स बी वाई और बी जेड को करेंगे ना। ओके सो देखो इसमें क्या होगा बेटे, बोलो शाबाश, क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा एंगल आता है, साइन बोलो क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा एंगल आता है 90, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन एंगल आता है ना। यस सर। तो बेटे देखो Yes, जब साइन एंगल होगा ना, तो देखो आई डॉट आई का मतलब हो गया 1 इंटू साइन ऑफ जीरो कितना होता है जीरो, तो इसका मतलब ये जो आई आई वाली टर्म है जीरो हो जाएगी ना, और वैसे जो जे जे ए वाई जे क्रॉस बी वाई जे वाई टर्म ये भी जीरो हो जाएगी, और वैसे के वाई टर्म क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी ना। लेकिन जब आई क्रॉस जे आएगा तो उसकी वैल्यू होती है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ओके जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। एक पता कैसे करना मैंने, देखो तो बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये देखो एक क्रॉस एक बना लिया आपने ना, बस यहां पे लिख दो आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। जब आप इसको क्लॉकवाइज लेंगे ना ऐसे, ओके जैसे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू अगला के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू बोलो जे जे, जे और जब अब एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो अगला होगा लेकिन माइनस है ना, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस आई, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस ले लेना अपने अगला, और क्लॉकवाइज में क्या लेना अपने अगला प्लस प्लस। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो ये देखना बड़े ध्यान से देखना बड़े ध्यान, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ये आ गया मेरे पास प्लस एक्स, दिस इज व्हाट माइनस एक्स, ओके ये आ गया मेरे पास क्या प्लस वाई, एंड दिस इज व्हाट माइनस वाई, और ये आ गया मेरे पास क्या बोलो शाबाश, ओरिजिन ये आ गया मेरे पास z प्लस z, और ये आ गया माइनस z है ना। ओके अब देखना बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना, आई क्रॉस जे, आई का मतलब हो गया पॉजिटिव आई है ना, इधर को ना आई क्या हो गया नेगेटिव, जे इधर को क्या हो गया पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव है ना। चलो तो आई क्रॉस जे, देखना इधर आई क्रॉस जे का मतलब क्या हो गया क्लॉकवाइज, के तो देखो अगर मैं मान लो सपोज करो मेरे हाथ में स्क्रू है, अगर इसको मैं आई क्रॉस जे को ऐसे करूं आई क्रॉस जे, तो स्क्रू कहां को आएगा बाहर को आएगा ना। यस सर अगर आई क्रॉस बेटा अगर मेरे पास सपोज करो ये क्या है, ये ढक्कन है मेरे पास, देखो ये ढक्कन है ना, इस ढक्कन के ऊपर मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया जे,
अब अगर मैं इस ढक्कन को ऐसे खोल लूं, ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाए। ओ बेटे आई को अगर मैं जे की साइड को घुमाऊं तो ऐसे घूमेगा, आई क्रॉस जे। यस स्टूडेंट्स, K. ओ मेरी एंटी बात क्लॉकवाइज। बेटे आई क्रॉस जे करूं मैं अगर तो ढक्कन कहां को जाएगा, बाहर को आएगा कि अंदर को जाएगा? बाहर को। बाहर। तो बाहर को कौन सी एक्सिस है? एक्स, एक्स को क्रॉस कर रहा हूं मैं बाई की तरफ, तो बाहर वाली साइड को कौन सी एक्सिस है? जेड। Z. जेड। तो यहां से आपका क्या है, देखो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जेड है ना। यस सर। आप ना ऐसा करना मेरे बेटे, ठीक है, आपने तीनों बनाने, ठीक है, पॉजिटिव एक्स वाई जेड, आप जिधर मर्जी को एक्स वाई ले लो, इन्हें सर ने बताया था, आप जिधर मर्जी को एक्स लो, जिधर मर्जी को वाई लो, लेकिन जिधर को एक्स लोगे तो माइनस एक्स उसके अपोजिट होगा ना। ऐसा नहीं करना भाई, एक्स इधर को ले लिया माइनस एक्स इधर को, फिर तो पंगा पड़ जाएगा ना। और आपने देखना फिर करके जो मर्जी आप कॉम्बिनेशन बना लो ना भाई। अगर आई को देखना होगा, आई को अगर आप जेड वाली साइड को घुमाते हो, आई देखो ऐसे पड़ा हुआ है, आई ऐसे पड़ा हुआ है, और जेड जो ऐसे है, देखो एक जरा ए आई है और ए क्या है, जेड है, आप वाली साइड को जेड है। तो अगर मैं आई को जेड वाली साइड को घुमाऊं ऐसे ऐसे ऐसे, तो कहां को जाएगा स्क्रू? अंदर को। अंदर को। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। नीचे को आएगा माइनस वाई की साइड को, है ना। यस सर। तो माइनस देखो, Yes, sir. तो क्या आ गया, आई क्रॉस के माइनस जे है ना, और माइनस जे का मतलब माइनस वाई। यस सर। यस Yes, सर। sir. ये आपने प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, फिर रट्टा मारने की लोड़ नहीं होती, ठीक है। अदरवाइज ये तो आपको याद रहेगा, क्लॉकवाइज होगा किन्हीं दो का क्लॉकवाइज इक्वल टू अगला पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, किन्हीं दो का एंटी प्रोडक्ट इनटू नेगेटिव। ओके Negative. हाँ जी बेटा, तो रिजिड बॉडी क्या होती है बेटा जी? यस, रिजिड बॉडी होती है ऐसी बॉडी, ठीक है, एनी बॉडी जिसके ऊपर हम क्या करें, बोलो सांस हो, चाहे रेस्ट पे हो, चाहे मोशन में हो, उसका जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, सेपरेशन है, दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके बेटा जी, मैम ने देखा गूगल फॉर्म आई थिंक शेयर किया होगा। ओके तो राइट डाउन बेटा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, राइट डाउन चॉइस, translational equilibrium. A rigid body is said to be in translation equilibrium. A rigid body is said to be in translational equilibrium if it is either at rest, if it is either at rest or moving with a constant velocity, or moving with a constant velocity in a particular direction, in a particular direction, it only happens when the net external force, or vector sum of forces, of all the external forces, or vector sum of all the external forces acting on the body is zero. Acting on the body is zero. Okay,
मींस अब बॉडी के ऊपर अगर बॉडी रेस्ट पे है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो वो रेस्ट पे रहेगी, वी कैन से दैट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है और उसके ऊपर फोर्सेस तो लगी हैं लेकिन रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। अब सपोज करो जो ठीक है प्रगुण जो है, प्रगुण अपनी साइकिल के ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और पीछे से इसको जो है एक बच्चा फोर्स लगाता है 20 न्यूटन की, और आगे से अपोजिट एक और लगा देता है 20 न्यूटन की। तो 20 न्यूटन और 20 न्यूटन की जो फोर्सेज हैं दे विल कैंसिल ईच अदर एंड प्रगुण की स्पीड वही रह जाएगी। ओके, हाँ राइट। हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम, rotational equilibrium, in rotational equilibrium, in rotational equilibrium, the resultant of torques, resultant of torques, T-O-R-Q-U-E-S, torques, due to all the forces, acting on a body, about any point must be zero. Okay, must be zero. हाँ जी बेटा, yes, write down one more thing. Center of gravity, very very important point beta. Center of gravity इसको बोलते हैं बेटे सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, एंड सेंटर ऑफ मास CM, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। बड़े ध्यान से देखो, राइट डाउन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी, center of gravity of a body is defined as, center of gravity of a body is defined as a point where the whole weight of the body is supposed to act, देखो बेटा लिसन, yes, देखो बेटा what is this, here is earth, ओके, और अर्थ के ऊपर देखो ये क्या है, सपोज करो मैं ही हूं, ओके, तो मेरा सेंटर ऑफ मास ये, ओके, और मान लो ये क्या है, ये कोई इसके ऊपर क्या है, हिल है ना, बहुत ऊंची 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के ऊपर बताना मेरे को बेटा लिसन, अगर सपोज करो मेरे पांव से लेके मेरे सिर तक अगर कोई बंदा जाए या कोई कीड़ी जो है, ठीक है, वो मेरे पांव से चले और सिर तक जाए, तो क्या उसको टेम्परेचर का डिफरेंस लगेगा? नो सर। मेरे कहने का समझ गया ना आप, ऐसा थोड़ी होगा जैसे मतलब हम यहाँ से शिमला जाते हैं तो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है ना। यस सर। तो जैसे जैसे ना ऊपर जाएंगे, हम मान लो अमृतसर में हमारे पास कोई ऐसी गुलेल मिल जाए, उस गुलेल के ऊपर अगर मैं प्रगुण को पकड़ के जोर से फेंकूं ऊपर को, है ना, तो क्या होगा बोलो साहस, जैसे जैसे प्रगुण ऊपर जाएगा तो इसको ठंड महसूस होगी, है ना, और जब ये 10 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाएगा तो मतलब वहां पे इसको आइस के को मिल जाएंगे क्रिस्टल्स। तो होता क्या एक्चुअली, प्रेशर जो होता है, जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर चलते हैं तो प्रेशर जो होता है वो एयर का कम होता है, और जैसे जैसे प्रेशर कम होता है
वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम होता है। ओके ओके बेटा जी। Yes, sir. Yes, और sir. Yes, sir. और listen, और ना जो आई थिंक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, या ये याद आ रही मेरे को किया हमने, अगर हम एक बॉल को, एक टेनिस की बॉल है मेरे पास या कोई क्रेजी बॉल, ओके, उस क्रेजी बॉल को मैंने यहाँ पे जमीन से, फर्श से 1 मीटर ऊपर से रिलीज किया, जोर से उठाया, जस्ट रिलीज, और फिर मैंने देखा भाई वो रिबाउंड होकर जब आई तो 1 मीटर से वो 20 सेंटीमीटर ऊपर तक रिबाउंड कर गई क्रेजी बॉल। अब उसी बॉल को ले जाके हम शिमला के रिज मैदान पे चले गए, वहां पे मैंने उसको 1 मीटर से क्या किया, रिलीज किया। अब मेरे को बताना वहां पे वो बॉल रिवाइंड होके ज्यादा ऊपर आएगी या थोड़ी कम रह जाएगी बेटा जी? ज्यादा ऊपर है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी क्या है, कम है। हाँ, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है। तो देखना बड़े ध्यान से सुनना बेटे। तो मेरे कहने का मतलब है, देखो अगर मैं एक बॉडी में हूँ, मेरा भी सेंटर ऑफ मास है, और ये हिमालय, हिमालय का भी सेंटर ऑफ मास है ना, तो हिमालय का जो सेंटर ऑफ मास है, हिमालय के बॉटम में ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और है, और ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, कुछ और। कुछ और। और मेरे पांव पे और मेरे सिर के बीच में अगर जाए तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, सेम है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो उस केस में बेटे अगर तो बॉडी की ग्रेविटी जो है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी अगर बॉडी की अलग अलग पार्ट्स में चेंज नहीं होती है, जैसे मेरे केस में चेंज नहीं हो रही है, भाई मेरे घुटनों पे कुछ और है, कमर में कुछ और है, गर्दन में कुछ और है, सिर पे कुछ और है, मेरी ग्रेविटी जो होगी हर एक जगह ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही अर्थ की, इसलिए मेरा सेंटर ऑफ मास और मेरी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक ही है। आपको समझ आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैं Yes, sir. माउंटेन की बात कर रहा हूं तो माउंटेन का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, अलग अलग है। ओके, Yes, Yes, sir. sir. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही है, बोलो शाबाश, चेंज हो रही है। Increase महसूस हम करेंगे, Change. महसूस करेंगे। आप देखा होगा आपने, अगर आप शिमला में जाएं, वहां पे एक ऊपर रिच के मैदान से ऊपर चढ़े, जाकू टेम्पल है, तो वहां तो चलो नहीं होता, लेकिन और ऊपर पहले थोड़ा लाहौल स्पीति वगैरह साइड, जहाँ पे आजकल युद्ध के हालात बने हुए हैं, लेह लद्दाख में चल जाए, तो वहां पे जो होता है, वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है आंखों से, कानों से, नाक से ना, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, और बाहर वहां पे एयर का कम होता है, और प्रेशर इतना कम होता है, वहां पे भी ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है, तो वहां पे फिर दौड़ नहीं सकते ना। जो आर्मी वाला बंदा देखो यहाँ से जाता है, अगर उसको एकदम यहाँ से उठा के वहां पे लेके जाएंगे, चलो भी पहाड़ों पे चलो, वो तो बंदे सारे बेहोश हो जाएंगे, उनको ऑक्सीजन की कमी आएगी। तो इसका मतलब अगर वहां पे जाना होगा तो कम से कम पहले महीना वहां जाएंगे, फिर वो क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या करेंगे, अपने आप को सेट करेंगे ना। यही कारण है कि देखो